नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के हमारी इस सीरीज में। आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 5 पर। अभी तक के चारों सेशंस जितने स्टूडेंट्स ने देख लिए, एक बार जरा कमेंट थ्रेड में कंफर्म कर दीजिए। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पीटी एजुकेशन HQ को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को भी जोड़ें। करंट अफेयर बूस्टर का हमारा सीजन 4 चल रहा है दोस्तों, और इस सीजन में हम आपको 20 सेशंस देंगे जनवरी में। तो आज हम आ गए हमारे 5वें सेशन पर। शुरू किया जाए। कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम बात करेंगे इंडिया इन 2030 पर। याद है ना आपको? बहुत प्यारे प्यारे 5 चार्ट्स हैं जो आप सभी के लिए एक अच्छी इंसाइट, एक अंतर्दृष्टि बनाने में सहायक होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह तय कर लिया कि तुम्हारी कैसी मजाल कि तुम इंडिया 2030 पर पहले बात करो, पहले तुम मेरी बात करो। ठीक है साहब, आपकी बात पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू रिकॉल, मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार की अजीबोगरीब स्थिति अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने माइक पेंस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए क्रिएट कर दी है। उनसे कहा जा रहा था कि 6 जनवरी को जब फाइनली कांग्रेस में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, लोकसभा और राज्यसभा मिला के कांग्रेस बनती है संसद, जब वहां चुनाव के कागज पे फाइनल साइन होगा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी, उस दिन आप मना कर देना और आप तो विद्रोह कर दो, नहीं तो बेटा तुमको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देंगे। मतलब इस तरह की बात है। 250 साल में जो नहीं हुआ। अब ट्रंप तो अनोखे हैं, जो नहीं किया आज तक किसी ने, वो तो ट्रंप ही तो करेंगे ना, आप और हम थोड़ी करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने कल देखा था। अब आज जो हुआ, यानी 6 जनवरी को अमेरिका में, ऐतिहासिक था और ऐतिहासिक रूप से शर्मनाक था। दीज आर द फ्रंट पेजेस ऑफ सर्टेन अमेरिकन न्यूज़पेपर्स। अमेरिका के बड़े अखबारों के फ्रंट पेज की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि आप अफ्रीका आ गए हैं या एशिया की किसी कंट्री में खड़े हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। ये वहां की संसद में घुस गए और संसद पे हजारों 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 हिंसक, इसमें कईयों की मौतें भी हो गई, समर्थकों को पुलिस ने जाने दिया, पुलिस ने रोका ही नहीं। और इन्होंने सब तरफ कब्जा डाल दिया अंदर कि सारा चुनावी फ्रॉड था और डोनाल्ड ट्रंप हमारा भगवान है और ये और वो, पता नहीं क्या क्या। तो ये पूरी कहानी को मैंने यहां आपके लिए समराइज किया है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं चाहता था कि अमेरिका के अखबारों की ये तस्वीरें आप देखें और एक बहुत मूलभूत सच्चाई गाढ़ बांध लीजिए। डेमोक्रेसी इज वेरी प्रेशियस। लोकतंत्र बहुत मूल्यवान होता है। एंड इट इज वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ एंड डिग्निफाइड बिहेवियर। इसको सबको तबाह करना बहुत आसान है किसी भी डेमागॉग के लिए, एक फर्जी नेता के लिए, क्योंकि वो तो अपना कल्ट बना लेगा। तो अगर आपने ये तस्वीरें देख ली हैं और आपको भी थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि कल्ट वर्शिप अल्टीमेटली डेंजरस चीज होती है, क्योंकि दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको समरी दूं, और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया समरी लिखी है अमेरिका की स्थिति पर। किसी भी लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने का सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा प्रमाण होता है द नॉन वायोलेंट एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन रेजिम टू द अदर। द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ एनी डेमोक्रेसी स्मूथ फंक्शनिंग इज कि भैया एक नेता, एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज है कल नहीं है, दूसरा आया, पहला जो है दूसरे को अहिंसक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से चेहरे पे मुस्कान लाके सत्ता की चाबी सौंप दे। ये पॉइंट आप कमेंट थ्रेड में लिख दीजिएगा, समझा दीजिएगा। एटलीस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की तो ये सबसे बड़ी एक प्रमाण होता है। बाकी डेमोक्रेसी का मतलब तो बहुत डीप है। अ ट्रू डेमोक्रेसी इज वेयर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन द गवर्नमेंट। एक सच्चा लोकतंत्र वो होता है जहां सिर्फ बटन दबाने से नागरिक का कर्तव्य समाप्त नहीं होता। अगले 4, 4.5, 5 साल तक वो लगातार सरकारों को रडार में रखता है, सवाल पूछता है, सो दैट द गवर्नमेंट्स रिमेन ऑन देयर टोज। ये होता है सच्चा लोकतंत्र। एनीवे, अब आते हैं अमेरिका पर। तो ये है पूरी समरी। मैं आपको फटाफट 1 मिनट में समझा देता हूं। पीडीएफ आपके लिए लिंक में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी करंट अफेयर की साइट भी है ca.pteducation.com, वो लिंक भी नीचे दी हुई है, वहां जाएंगे पीडीएफ मिल जाएगा, क्विज मिलेगी, सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। कितने लोग यूज कर रहे हैं साइट बताइएगा। नवंबर 2020 में जब से डोनाल्ड ट्रंप हारे, पॉपुलर वोट भी हार गए, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स भी हार गए और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी डेमोक्रेट्स के हाथों हार गए। जॉर्जिया में कल के चुनाव के बाद सेनेट भी हार गए। एवर सिंस डोनाल्ड ट्रंप लॉस्ट,
Everyone knew that he will misbehave. I mean, he has never been a dignified man. 15 से ज्यादा औरतों ने उनके ऊपर शोषण का आरोप लगाया अभी तक. दुनिया के किसी राष्ट्रपति के साथ हुआ ऐसा आज तक? Anyway, so everyone knew that he wouldn't accept the results in a dignified way, but he would instigate mobs of his followers to lay siege on the parliament is unprecedented. वो चीजों को मानेंगे नहीं, ये तो सब मान के चल रहे थे, लेकिन इस प्रकार से उनके समर्थकों को वो लगातार सोशल मीडिया से भड़का के हिंसा करने के लिए तैयार कर देंगे, ये तो वाकई में किसी ने भी नहीं सोचा था. लेकिन दोस्तों, नवंबर से जब से उन्होंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पे झूठ लिखना शुरू किया, तो ट्विटर को उनके ट्वीट्स ब्लॉक करने पड़े, डिलीट करना पड़ा, उस पर लिखना पड़ा कि दिस क्लेम इज रॉन्ग, ये वीडियो फर्जी है. अमेरिका का राष्ट्रपति. और इनकी जो बेसिक ट्रिक रही है डोनाल्ड ट्रंप की, पहले दिन से, जनवरी 2017 से, उन्होंने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को अमेरिका में एक टाइटल दे दिया, फेक मीडिया. देखिए, अमेरिका का मीडिया स्वतंत्र मीडिया है और वो किसी से डरता नहीं है. अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए लगभग हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रेस मीट लेना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है. 250 सालों से कोई बच ही नहीं सकता उससे. और मीडिया बहुत तीखे सवाल पूछती है अमेरिका में. डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से मीडिया को फेक मीडिया, ताकि वो डीलेजिटिमाइज हो जाए, और वो हो गया. डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अब ये मान गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली जो फेसबुक पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, वो सच है, उसके आगे सब झूठ, उसके पीछे सब झूठ. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. सो व्हाट ही एसेंशियली डिड, एंड वेरी सक्सेसफुली, ही बिल्ट अ कल्ट. उन्होंने अपनी एक पर्सनल कल्ट फॉलोइंग तैयार कर ली है. वो राष्ट्रपति तो है ही नहीं, वो तो भगवान है उनके लोगों के लिए. क्योंकि दोस्तों, जब तक लोग आपके लिए मरने मिटने को तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको ऐसी तस्वीरें को देखने को मिलेंगी नहीं. अब देखो ना यार, ये कैसे चढ़ रहा है, गिर गया तो टांग में फ्रैक्चर हो जाएगा, 6 महीने पड़ा रहेगा घर पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए तैयार है. वो देखो, ये अमेरिका के सीन है. अफ्रीका के भी हो सकते थे, जहां फिर अमेरिका सेना लेके जाता और बम बरसाता. अब अफ्रीका के देशों को यहां आना चाहिए पीस कीपिंग फोर्स लेके, पूरे की पूरी रेपुटेशन तबाह कर दी. सो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पे 4 साल से हमले कर रहे हैं, और नवंबर के बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर ही सवाल उठा दिया कि सब कुछ फ्रॉड है, ये पूरा अमेरिका का सिस्टम ही फ्रॉड है. सो नेचुरली जनता को समझ में आ रहा है, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा. उनको तो एक ही बात समझ में आ रही है कि हाँ, सब फ्रॉड है और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और उन्होंने आज धावा बोल दिया. ये अमेरिका की ताकत है कि 250 सालों में अमेरिका ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के सब सिद्धांतों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि न तो अमेरिका की जुडिशरी झुकी, इन्होंने बहुत सारे केसेस फाइल किए कि ये नतीजा झूठा, वो सारे केसेस खारिज कर दिए अमेरिका की जुडिशरी ने. न वहां का मीडिया झुका, 1-2 चैनल जो इनके खास, इनकी गोद में बैठने वाले चैनल हैं, न वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स झुके. मैंने कल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की थी. तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के पास अब एक हिंसक विद्रोह के सिवा, जिसको कहते हैं कू, इसमें पी साइलेंट होता है, कू देता, एक कू किया, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था. तो आज आप जो हिंसा देख रहे हैं, जानते हैं वो क्यों हुई? क्योंकि ना वहां की जुडिशरी झुकी, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स झुके, ना वहां का चुनाव आयोग, हर स्टेट का अपना अपना होता है, ना मीडिया झुका. अगर वो झुक गए होते तो आज कू ही नहीं होता, और बड़े आराम से ये भाई साहब फिर से खुद को प्रेसिडेंट बनाकर बैठ गए होते. आई होप ये लिंक आपके दिमाग में बैठ चुकी है. कई लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट था. अरे ये प्रोटेस्ट कहां से था? दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, दिस इज अ कू. ये एक वायलेंट रिवोल्ट है, जिसमें लोकतांत्रिक चुनावों को ही आपने खारिज कर दिया. तो फिर ऐसे तो आई मीन इट्स रोड टू पर्डिशन, है तो रोड टू हेल हो जाएगा. फॉर्चुनेटली ट्रंप, ये अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि ट्रंप पर्सनली ही भड़का रहे हैं सबको, तो उनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए हैं सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह. गहरे सवाल यहां से ये आते हैं कि जिस प्रकार पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया की पहुंच बनी है, और उससे झूठ को या सच को, लेकिन झूठ हमेशा सच से तेज भागता है, नफरत को या प्यार को, लेकिन नफरत हमेशा प्यार से 10 गुना तेजी से भागती है, फैलाना इतना आसान हो गया है कि अब जो बाइडेन द्वारा बिग टेक के टुकड़े टुकड़े करने का काम और कई गुना आसान हो जाएगा. तो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तीनों को अलग किया जाए सबसे पहले. अब फेसबुक ने आज नई पॉलिसी लाई है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट है, आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली फेसबुक में चला जाएगा. अरे भाई, क्यों चला जाना चाहिए?
मैं नहीं चाहता फेसबुक मेरा डेटा यूज करे, पर वो पॉलिसी है, मना करोगे दोनों अकाउंट तुम्हारे खत्म कर देंगे। आप देख रहे हैं ना बिग टेक का डेस्परेशन, और कितना पूरा उनका एक पकड़ हो गई है अरबों लोगों पर। अब बिग टेक पर एक्शन भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती, क्योंकि पर्सनली उन्होंने ये सारे क्रियाकलाप को अंजाम दिया है। प्यारे दोस्तों, तो ये थी कहानी इसकी समरी की। फॉर्चुनेटली अमेरिका की संसद ने आज ही जो बाइडेन और कमाला हैरिस की विक्ट्री पर मोहर लगा दी है। 20 जनवरी को ट्रांजिशन हो जाएगा। बड़ा देखने लायक रहेगा कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप वाकई आके व्हाइट हाउस की चाबी थमाते हैं कि नहीं। पता चला व्हाइट हाउस के दरवाजे पे उन्होंने खुफिया अलीगढ़ी ताले लगा दिए और चाबी देने से मना कर दिया। राम 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 राम, क्या होगा फिर? बाइडेन जो है अपने घर का राशन कहां रखेंगे? कमाला हैरिस मैडम वीपी हाउस में कहां रहेंगी? तो भैया चाबियां दे देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, उन्होंने फाइनली इलेक्शन कंसीड कर दिया है। ही हैज कंसीडेड डिफीट। मुझे याद है सितंबर अक्टूबर में उनसे पूछा गया था 2020 में कि सर आप अगर हार गए तो क्या आप मान लोगे हार आपकी? अब डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आई एम द बेस्ट, I mean, I've never lost in my life. I'm the best. I always win. I know how to get what I want. So I'll see what I'll do. जब सितंबर में मैंने पहली बार सुना था डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए कि I mean, I'll see as per the situation, तब मुझे समझ में आ गया था ये बंदा कांड करेगा कोई बहुत बड़ा। पर वो कांड आज उन्होंने कर ही दिया। अमेरिका की एक बड़ी अच्छी जो इमेज थी उस पर बहुत ही गहरा बट्टा लगाते हुए भाई साहब गए। लेकिन ठीक है, फिर भी लोकतंत्र की जीत हुई। मैंने एक छोटा सा ट्वीट आज ये किया था। सोशल मीडिया की जो ताकत है वो अमेरिका में क्या गुल खिला सकती है हमने देख लिया। वो गुल तो सारी दुनिया में खिला रही है। हम वाकई चाहेंगे कि इन कंपनीज पे लगाम कसी जाए और इनके द्वारा हेट को जो इनेबल पूरी दुनिया में किया जा रहा है इसका एक डिटेल सर्वे होना जरूरी है। ऐसे ऐसे भेद खुलेंगे जो लोगों ने सोचे नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, लेकिन आपका चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। अरे भाई, चेहरे पे मुस्कान लाओ। सारी उदासी के बीच आदमी अपने अवसर खोज ही लेता है। इसी को तो आपदा में अवसर कहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कांग्रेस को जलाने की तैयारी से आए हैं और ये भाई साहब ने यहां स्टॉल लगाया, चिकन ले लो, फ्राइज ले लो, बीफ फ्रैंकी ले लो, चिकन खा लो, फ्राइज खा लो। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। ये है स्टार्टअप। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके ये एक्चुअल फोटो है, फोटोशॉप नहीं है। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियलिज्म। तो अमेरिका की डॉलर ऐसी थोड़ी रिजर्व करेंसी है। लोगों को पता है कि इन्हें अपना धंधा करना आता है। तो चलिए, आई होप आपके चेहरे पे मैं थोड़ी सी मुस्कान ला पाया। मुस्कान तो तब भी आएगी जब आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। हम सीए बूस्टर प्रीमियम महीने में 20 बार और हमारा पावर ऑफ 10 का शानदार एडिटोरियल एनालिसिस हर संडे 2 घंटे 10 एडिट हम कवर करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है, प्रोफेशनल्स के लिए लर्निंग में बहुत यूजफुल है। आप अगर आज ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके 145 सेशन रेडी मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसके आपको 30 सेशंस रेडी मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो ये पूरा खजाना है, समुंदर है नॉलेज का। इस लिंक को ओपन करें, वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है उसको दबा दें, ज्वाइन कर लें। 11 जनवरी 2020 से ये सब कुछ हमारी पीटी की साइट पर ही शिफ्ट हो गया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपका समर्थन मिलेगा। जो हमारे प्रीमियम सेक्शन के बच्चे हैं, जरा प्यारी प्यारी बातें कुछ लिखो यार, लोगों को मोटिवेट करो ज्वाइन करने के लिए। जसवंत सिंह ने उत्तर प्रदेश से बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल लिखा है, मीठी मीठी बातें लिखी हैं। थैंक यू जसवंत बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे छात्रों के लगातार प्यार और समर्थन से हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। बाकी के लोग भी जरा टेस्टिमोनियल अच्छे से लिखें और इन्होंने जो लिखा है शांति से पॉज करके एक बार पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। थैंक यू जसवंत, गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब हमने आपको जो कल कहा था, आज की पहली स्टोरी, ट्रम्प बीच में घुस गए यार, क्या करें। वैसे ट्रम्प की कहानी अब खत्म हो चुकी है। इसके आगे अब उनकी लीगल दिक्कतें बहुत भयंकर बढ़ने वाली, हम कवर करते रहेंगे उसको। आई एम द बेस्ट, गुड बाय सर, द स्टोरी इज ओवर, फाइनल, इट्स ऑल ओवर, आई एम बेटर अबाउट इट। कुछ भी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगले 30 साल में भारत की अलग अलग पैरामीटर्स पर क्या स्थिति रहेगी। बहुत अच्छे ये कुछ चार्ट्स हमें एक अखबार में मिले, तो हमने सोचा उसमें हमने हमारे भी चार्ट्स ऐड किए हैं कि आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स इसमें दे दें। और ये अमेरिका, चाइना और इंडिया का ओवरऑल कंपैरिजन, फैक्ट्स एंड नंबर्स नेवर लाई। तो ये वो आंकड़े हैं जो आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स देंगे, आपको अगले 10 से 20 सालों की एक अच्छी समझ देंगे। तो तैयार हैं समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम बात करेंगे आबादी की। आज भारत की आबादी जो है 138 करोड़ हो चुकी है। आबादी हमारी 138 करोड़ है और इसमें सबसे मजेदार बात यह है, ये मैं सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूं, कि जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर,
अब वो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के बराबर हो चुकी है। और आप जानते ही हैं कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1। जब किसी महिला को, औसतन प्रजनन आयु की महिला को 2.1 बच्चे पैदा होते हैं तो समाज का आकार स्थिर हो जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। भारत की पूरी आबादी को मिला लें तो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, प्रतिस्थापन प्रजनन दर के बराबर हो गया है। यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे राज्यों में TFR 2.1 के बहुत नीचे जा चुका है। पश्चिम बंगाल में 1.5 है केवल आज। इसका मतलब नए बच्चों के पैदा होने की तरफ से पॉपुलेशन प्रेशर खत्म हो चुका है भारत का। जी ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो टेक्निकल है। लेकिन एग्जिस्टिंग लोग तो हैं, उनके बच्चे पैदा हो ही रहे हैं। और जो बूढ़े हैं भारत के, उनकी मौत जल्दी नहीं हो रही है क्योंकि लॉन्जेविटी बढ़ गई। लोग 69, 70, 71, 72 जो पहले 50, 55, 60 तक जिया करते थे। तो ये जो मोमेंटम बना है पॉपुलेशन का, ये 2050 में जाके रुकेगा। 2050 में स्थिति ये होगी कि चीन हो जाएगा 135 करोड़, भारत होगा 160 करोड़ या 163, 155 भी हो सकता है। अब इसको कोई नहीं बदल सकता, ये फाइनल है। नाउ दिस कैन नॉट बी चेंज बाय एनीथिंग। समझ में आया आपको? जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पॉपुलेशन डायनामिक्स को टेक्निकली स्टडी किया है, दे ऑल नो दिस। आप जानते हैं असली चिंता क्या है? चाइना बहुत बुरी तरह से फंस गया है। चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन WAP 16 से 64 की उम्र की आयु के लोग बहुत तेजी से कम होती जा रही है और उसमें युवाओं की संख्या बहुत कम हो गई है। इसीलिए 2011-12 में चाइना ने 1 चाइल्ड नीति को रिलैक्स कर दिया और अपने यंग कपल्स को चाइना बोल रहा है कि बच्चे पैदा करो भाई, 2, 3, 4, 5। वहां के यंग कपल्स बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। बच्चों को बड़ा करना बहुत महंगा हो गया सारी दुनिया में। और भारत में भी फर्टिलिटी रेट के गिरने का सबसे बड़ा कारण रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज किड्स ऑन एन एवरेज। समझ में आया आपको? और हर पेरेंट अब चाहता है बच्चे को बेस्ट लाइफ मिले। तो चाइना ऑलरेडी फंस गया है यंग लोगों की कमी। आने वाले समय में ये चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी 10 साल के बाद। भारत बहुत लकी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ में आया? तो इससे पहले कि अब हम यहां से आगे बढ़ें, अभी हमने जो पहली खबर कवर की थी अमेरिका की, उस पर आपको 2 क्वेश्चन देता हूं और इस पर भी आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। टोटल 4 प्रश्न दूंगा। कमेंट थ्रेड में वॉलंटियर कंपाइल करें, बाकी के लोग जवाब दें। पहला सवाल, समराइज द लर्निंग्स from a democracy perspective as learned in the 2020 US presidential elections। यह पहला सवाल है आज का। दूसरा सवाल, what is the meaning of institutional strength of democracy in America? यह बहुत प्यारा सवाल है और जिन्होंने इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, इसलिए रिसर्च कीजिए, उत्तर लिखिए, कमेंट थ्रेड को एक्टिव रखिए, मजा आएगा। अब इस पूरे इनपुट पर 2 सवाल। पहला, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। बहुत सरल परिभाषा होती है, जब आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बाकी पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाए, 16 से 64 के लोग उससे कम और ज्यादा से ज्यादा हैं, तो कमाने वाले ज्यादा हैं और जिन्हें जरूरत है वो कम है, तो आप एक डिविडेंड में हो, लाभांश में हो। और इस दौरान अगर आपने जॉब्स क्रिएट कर लिए, एजुकेशन दे दी, स्किलिंग दे दी, तो आप सोने की चिड़िया बन सकते हो। आपको बात समझ में आई? तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 2018 में शुरू हुआ, वैप ज्यादा हो गया बाकियों से, और ये 2055 तक चलेगा। समझ में आया आपको? मोटे तौर पर 37, 38, 39 ईयर्स का ये एक पूरा खेल चलने वाला है भारत में। उसको हम जितना जल्दी यूज कर लें उतना अच्छा रहेगा। पॉपुलेशन को लेके कुछ और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने हैं, PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, भारत सरकार के अलग अलग दस्तावेजों से इकट्ठे किए हुए हैं। यह है भारत का फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर। आप देख रहे हैं क्या कोलैप्स हुई है भारत की फर्टिलिटी रेट। और यह है हमारी आबादी में 0 से 14 ईयर के बच्चों का प्रतिशत। देख रहे हैं क्या तेजी से नीचे गया है? यह हुआ है इसीलिए तो यह हुआ है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है आपको? ये तो होना ही था। और इस तरह से क्योंकि हमारी एवरेज एज ओवरऑल बढ़ गई, लॉन्जेविटी बढ़ गई है, तो लोग बहुत लंबा जीने लग गए हैं। अब तो मौतें ही नहीं होती हैं तो आबादी कम नहीं होती। बहुत सारे, इस पे मैं आपसे लंबी चर्चा कभी करूंगा। आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया। अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट? प्रतिस्थापन प्रजनन दर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो यह है पहली बात, युवा हमारी शक्ति है। अगर सरकारें उनके लिए, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सच्चे अर्थों में नौकरियां बना पाई, और देखिए नौकरियां बना पाने का
एक ही तरीका है भारत में, मतलब करोड़ों नौकरियां बनाने का। और वो क्या तरीका है दोस्तों? फैक्ट्रीज। आप जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, लो कॉस्ट, लो टेक्नोलॉजी, लो स्किल्स, उतना तेजी से नौकरियों का क्रिएशन हो सकता है। करोड़ों करोड़ों हर जिले में लगा दो, ऐसे 50 से 60 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो इनमें बन सकते हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके बिना नौकरी बना पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस रेट से चाहिए अभी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कुछ समय मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या यह सजेशन सही है? अगर आप डिसएग्री भी करें तो भी बताएं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहता है दिस इज द लास्ट डेकेड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी चिंता है लोगों की। हमारे जो लड़के लड़कियां हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 साल के, बेस्ट ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, मोस्ट प्रोडक्टिव, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, दिन में 20-20 घंटे काम करने की इच्छा। आप में से कई लोग डर गए, अरे सर हम तो सुबह उठते ही 10 बजे सो के और शाम को 7 बजे फिर सो जाते हैं। अरे आप खुशकिस्मत हो यार, नहीं तो नॉर्मली युवा अवस्था में आदमी सोता 6 घंटे है और काम कम से कम 14 घंटे तो करता है, तभी तो करियर बनेगा। यस और नो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब केवल 10 साल बचे हैं जब हम हमारी इस युवा आबादी का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। तो भैया देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये दूसरी बड़ी लर्निंग है सरकारों के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म, ये बहुत जरूरी है। अब आप जानते हैं अगला डिलिमिटेशन आने वाला है। अगला परिसीमन आयोग जो बनेगा और पूरे देश में जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा, अब अगर आबादी के अनुरूप ही किया गया, बहुत सारे राज्य हमारी नई पार्लियामेंट में कहीं दिखाई ही नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन में फेडरल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले को भी बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आपको बात समझ में आई? और यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर कई राज्यों की आबादी कम है और कुछ ही राज्यों की बहुत ज्यादा और उसी प्रपोर्शन में सब होगा, तो 2-3 राज्य ही देश की राजनीति चलाएंगे। उसका प्रॉब्लम बताता हूं क्या है। बाकी लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि वी हैव नो स्टेक इन द स्टोरी ऑफ इंडिया। वैसा नहीं होना चाहिए ना। परिवार में सबको साथ लेके चलेंगे तो परिवार तेजी से आगे बढ़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस विल मेक द प्रेजेंट फेल्ट। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं। 2019, 2020, 2021 तो इकोनॉमी, रिसेशन, पैंडेमिक, बर्ड फ्लू में निकल गया। लेकिन 2025 के बाद से हमारे अखबारों की जो हेडलाइंस होंगी वो होंगी जलवायु परिवर्तन, सी लेवल राइज, आर्टिक सी मेल्टिंग। इसके सिवा कुछ होनी नहीं है। और भारत के जो पूरे कोस्टल एरियाज हैं 2030-35 से वहां पर आपको एक्चुअली सी लेवल राइज की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। मतलब आज जो चल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो, एंड दैट विल हैव प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे? हमारी कृषि पर बहुत असर पड़ेगा। भाई जलवायु में परिवर्तन होगा तो प्रेसिपिटेशन में, रेनफॉल में बहुत परिवर्तन आने वाला है। तो पूरे क्रॉपिंग पैटर्न्स बदल जाएंगे, वेदर अनसर्टेनिटीज बदल जाएंगी, होने लग जाएंगी। कोस्टल एरिया की प्रॉपर्टीज की वैल्यू खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो पूरे पूरे शहर धीरे 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 10, 15, 20 सालों में डूबना शुरू होंगे। और ये एक्चुअली हो रहा है। मतलब ये कोई अब कपोल कल्पना नहीं है साइंस फिक्शन की। तो ये अगला पॉइंट है। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, हाउ वेल विल इंडियाज इकोनॉमी ग्रो। अब जैसा कि हम जानते हैं भारत की इकोनॉमी किस किस दशक में कितना कितना परसेंटेज जीडीपी में बढ़ी। 1961 से 71 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 48% बढ़ गया। मतलब अगर 61 में 100 रुपया था तो 71 आते आते 148 रुपया हो गया। समझ गए ना परसेंटेजेस। 71 से 81 में 34%। तो यह दशक तो हमारे लिए बहुत खराब गया। 81 से 91 में 71%, 91 से 2001 में 72%, 2001 से 2011 में 92%, 2011 से 2021 में केवल 62%। ये अभी तक के डेकेडल ग्रोथ रेट्स हैं। लेकिन जो असली कहानी है वो मैं आपको यहां बताऊंगा। हमारी लड़ाई चाइना से है। हम चाहते हैं विश्वगुरु बने। उसकी पहली शर्त है कि आपको इकोनॉमिकली चाइना को टक्कर देनी होगी। तो अब वास्तविकता क्या है? एक्चुअल नंबर्स भी बात करें ना। अभी तक का सब समझ में आ रहा है सेशन में? तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों यह है 2020, यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन।
2020 में चाइना की इकोनॉमी का आकार है रफली $14.5 ट्रिलियन। मतलब इस वक्त आज, और ये पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है। इस वक्त भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हो गई है रफली 2.6 ट्रिलियन, क्योंकि हम घट गए 10% से अब। और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो है रफली 21 ट्रिलियन। यह है आज की हकीकत। ये हमने पहले भी बात की थी, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में ज्यादा जरूरी है। अब यह आगे से कैसा बढ़ेगा, और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2028 में नॉमिनल टर्म्स में, इंटरनेशनल डॉलर्स में, पीपीपी में नहीं, चाइना विल हैव ओवरटेकन अमेरिका 2028 में ही। मान लो 2-3 साल बाद होगा, 2030 से 40 तक। और भारत का आज का जो पूरा सीन है उसको देखते हुए अब सभी एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि $5 ट्रिलियन का गोल, जो पहले 2024 था, अब 2030 तक पूरा हो पाएगा। तो हम एक ऐसे विश्व की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब रिसोर्सेस होंगे, जीडीपी से टैक्स निकलता है, टैक्स आएगा, उससे फंडिंग होगी, डिफेंस की फंडिंग होगी, एग्रीकल्चर की फंडिंग होगी, हेल्थ की फंडिंग होगी, एजुकेशन की फंडिंग, और अगर वही नहीं आएगा तो फंडिंग कहां से होगी। तो ये हमारे सामने चुनौतियां। तो भारत को अपना सारा ध्यान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगाना होगा, क्योंकि अगर हम ये लड़ाई हार गए तो फिर इनके साथ लड़ाई दूसरे फ्रंट्स पे करना थोड़ा और कठिन होगा। टैलेंट की कोई कमी है नहीं, एंड वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, तो हम कर सकते हैं। बट लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है। तो मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं। What will be the various implications of climate change on the economy of India? भारत की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के क्या क्या परिणाम होंगे। और जाते जाते आखिरी सवाल, present a comparative analysis of the American, Indian and Chinese GDP over the next 10 years. अगले 10 सालों में अमेरिका, भारत और चीन के जीडीपी का तुलनात्मक विश्लेषण आंकड़ों के साथ करके बताइए। और ये हैं सारे आंकड़े, नंबर्स तो गलत होते नहीं है, जो रॉ नंबर्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया। आई होप आपको मजा आया। हमने पिछले सेशन में इसके ऊपर बात की थी, बिग टेक पर, याद है आपको? गूगल में एम्प्लॉइज ने अपना यूनियन बना लिया, और वो कहते हैं कि सिर्फ ये सैलरी के लिए नहीं है, ये बड़े मुद्दों के लिए है। तो मुझे आज उसके ऊपर 2 बहुत अच्छे इनपुट्स मिले। आप देखेंगे बिग टेक में एम्प्लॉइज ने अलग अलग कंपनियों में, सेल्स फोर्स हो, डेलॉइट हो, अमेजन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एम्प्लॉइज ने समय समय पर पिछले 5 सालों में अनेकों नीतियों पर बहुत विरोध जताया है। ये चीजें आपको भारत में सुनने को नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? देखिए, हियर द फोकस मोर इज ऑन जॉब, प्रोफेशनलिज्म, डूइंग योर ड्यूटी। यहां पे कोई अभी इस तरह के जो लार्जर एथिक्स के इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करता है। परहैप्स उसका एक कारण और ये भी है कि हम बैक ऑफिस हैं, हम सर्विसेज में ज्यादा हैं, हम प्रोडक्ट्स में नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन यहां तो लोग बड़े अवेयर हो गए, तो लोग बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं। और ये सब सवालों का जो एक फाइनल, उसका जो कल्मिनेशन हुआ है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है, वो ये हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ना? आने वाले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है सरकारों की तरफ से भी टेक्नोलॉजी कंपनीज को काफी टाइट किया जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम इतना बता दूं, इनकी ग्रोथ नहीं रुकने वाली है। 21 to 30, मैं तो टेक्नोलॉजिस्ट हूं तो मैं तो जानता हूं इस बात को, ये डेकेड तो मशीनों का युग आ गया है एक तरह से। वो जॉब्स के लिए अच्छी बात नहीं होगी अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाली सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन नीतियों को इग्नोर करके चले, तो इनकी ग्रोथ तो सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार नई नई चीजें सामने आ रही हैं, फिर वो AI ML DL हो या BTC हो या जो भी हो। साथ ही साथ ये पुशबैक भी बहुत आएगा। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर बिग टेक इन दिस डेकेड? आने वाले 10 सालों में बिग टेक के लिए क्या क्या भविष्यवाणियां हैं? अब मैंने आपको इतने सारे इनपुट दे दिए हैं कि आप इस बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो ये हैं वो धुरंधर जो प्रैक्टिकली दुनिया का सारा डेटा अपनी जेबों में, मतलब अपने डेटा सेंटर्स में लेके चल रहे हैं। आप में से कितनों को क्लाउड कंप्यूटिंग समझता है? अगर समझता है तो एक बार हमें भी समझाइए, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा अगला सवाल, प्यारे दोस्तों, यह है कोरोना वायरस। अब हम अगला 2 मिनट कोरोना वायरस पे बिताएंगे। यह है कोरोना वायरस का पूरा वैश्विक अपडेट। ये WHO की साइट से मैं लेकर आया हूं, और ये नए वेरिएंट की पूरी कहानी है, और ये बर्ड फ्लू की पूरी कहानी, जिसपे मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया इनपुट्स इकट्ठा कर दिया। 2 मिनट में हम इसको जरा कवर कर लेते हैं। आज कोरोना वायरस की स्थिति यह है, द पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। और बहुत बुरी खबर यह है कि यूरोप के अलग अलग देशों में या तो लॉकडाउन्स और अधिक कड़े कर दिए गए हैं, या उनको और लंबे समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है,
या ब्रिटेन जैसे देशों में, यूनाइटेड किंगडम में नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी उसका जो परिसंचालन की ताकत है वो पहले से 50 से 70% ज्यादा है। तो वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और पुराना वेरिएंट खत्म होता जा रहा है। यही नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन के प्रेशर की कहानी होती है। ये सारी चीजें किसी ने पहले सोची नहीं थी, लेकिन जनवरी में ये दिखाई दे रहा है। इजराइल में भी वही स्थिति, नेदरलैंड्स में वो स्थिति, पूरे यूरोप में, जापान में तो ओलंपिक 2021 तो गया, कोई चांस ही नहीं है। 2022 में ही होगा ओलंपिक, अगर हुआ तो, नहीं तो सीधा अगला ही होगा, ड्रॉप हो जाएगा। बहुत दुख की बात है। आबे शिंजो साहब बहुत पैसा उसमें लगा चुके थे, सैकड़ों हजारों हाइड्रोजन सेल कार्स उन्होंने सड़कों पर छोड़ दी थी, वो तो सारी की सारी हवा में ही रह गई। कई बार कितनी भी प्लानिंग कर ले लेकिन वायरस को मंजूर नहीं है। जर्मनी में दिक्कत खराब, और उसके अलावा जिनको वैक्सीन मिला है उनमें से एक छोटे परसेंटेज में बीमारी फिर से आई है, जो पहले दिन से सबको पता भी था। तो यह है कोरोना वायरस का वैश्विक अपडेट। मेरा अगला सवाल नोट करिए। यूरोप हैड सैंक्शनड अ रिकवरी पैकेज फॉर द इकोनॉमी, बट इन द लाइट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड वेव्स ऑफ कोरोना वायरस, डू दे नाउ नीड अ न्यू रिकवरी पैकेज? आप देख रहे हैं ना क्या बड़े सवाल आ रहे हैं हमारे सामने। बहुत जल्द सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ये WHO के आज के आंकड़े हैं। दिस इज वेयर द नोवेल कोरोना वायरस क्राइसिस इज एज ऑन डेट। 8,50,00,000 लोगों को इंफेक्शन हो चुका है और 18,61,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से टॉप 5 देशों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कल क्या बोला पता है आपको, जेयर बोल्सोनारो ने, कि हमारा देश बैंकरप्ट हो चुका है, हमारे पास सोशल प्रोग्राम चलाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बची, अब हम नहीं चला सकते। इट्स अ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग सिचुएशन। प्यारे दोस्तों, अब हम नए वेरिएंट की बात करते हैं। यूके और साउथ अफ्रीका 2 स्ट्रेन हैं आज की तारीख में। SARS-CoV-2 VUI 2020-12-01, जैसा मैंने अभी बताया था, पहले से 1.5 से 1.25 गुना ज्यादा ताकत से ये चिपकता है हमारे लंग के पाथवे के सेल्स के AC2 रिसेप्टर के साथ, क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में वो वाले जेनेटिक म्यूटेशन हो चुके हैं जिससे वो ज्यादा चिपकू बन चुका है। इस वजह से यूके में क्या हुआ, एकदम से केसेस बढ़ गए। अब आप बोलेंगे सर इसका कोई सबूत? ये रहा, अदालत सबूत मांगती है, ये रहा सबूत। देख रहे हैं आप लाल वाली लाइन यूके की, केसेस देखिए वर्टिकली ऊपर गए यूके में। क्यों? ये नए वेरिएंट की वजह से। इट इज अ वेरी वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन। इसका मतलब दुनिया के सभी बाकी देशों में अगर ये वेरिएंट ने गति पकड़ ली तो केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, मौतें नहीं बढ़ेंगी। इसकी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है। इट इज नॉट मोर लीथल, इट इज मोर ट्रांसमिसिबल। यह है एवोल्यूशन का कमाल। एवोल्यूशन ऐसे वेरिएंट को भी सिलेक्ट कर सकता था जिसकी मोर्टेलिटी ज्यादा होती, उस केस में ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाती, क्योंकि मुझे लगा तो मैं तो मर गया, मैं आगे उसको ट्रांसमिट ही नहीं कर पाया। तो एवोल्यूशन की प्रोसेस ने ऐसे वायरस को सिलेक्ट किया जो मारता उतना नहीं है जितना ट्रांसमिट होता, ताकि लॉन्ग रन में ज्यादा को मारे। पर्दा समझ में आया? And viruses have a 350 crore year head start on us humans, Homo sapiens। तो इनसे लड़ने के लिए तो आधुनिक विज्ञान ही हमारी मदद करेगा। अच्छी बात है भैया, भारत में तो वैक्सीन आ गई है, फटाफट जाके लगवा लेना, सुरक्षित हो जाना, मास्क पहनो, दिन में 8 बार साबुन से हाथ धो, सैनिटाइजर लेके चलो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ग्लव्स पहनो, सेफ रहोगे, सब अच्छा होगा, टेंशन लेने का नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी थी नए वेरिएंट की, मतलब ये वाकई में खतरनाक है। अब जब ये सारा नाटक चल रहा है तो भैया मेरे बर्ड फ्लू आ गया है भारत में। केरल में स्टेट डिजास्टर हो गया है। बर्ड फ्लू कोई नई बात नहीं है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, दुनिया भर के प्रवासी पक्षी हर साल भारत लेकर आते हैं इसको। आप इसको रोक ही नहीं सकते हैं भाई। पंछियों को तो आने से कोई नहीं रोक सकता ना। पासपोर्ट वीजा पंछियों पे तो लागू होते ही नहीं। क्या मस्त दुनिया उनकी, कहीं से कहीं भी चले जाओ। माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम इज ये जो नया आया ये जूनोटिक ही है, जानवरों से इंसानों में आता है, लेकिन अभी तक इंसानों में आने का वर्तमान जो H5N1 वगैरह है उसका इतना असर नहीं आया। मैं आपको एक बहुत शानदार चार्ट देने वाला हूं 1 मिनट में। यह सारा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में माइग्रेटरी बर्ड्स के पैटर्न्स बड़े क्रिस क्रॉस हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं से कहीं भी जाते हैं। दूसरी बात, आपको पता है ना पक्षियों का उड़ने का ढांचा क्या होता है? वजन कम रखो। वजन कम रखने का पहला नियम क्या होता है भाई? जो भी सुसु पॉटी करनी है हवा में ही कर दो। मतलब पक्षी मम्मी अपने पक्षी बच्चों को भी उड़ने के बाद यही बोलते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग है, हवा में ही करो पॉटी, नीचे जो है वो देख लेगा अपना, क्योंकि वजन कम रहेगा ना, उतर थोड़ी सकते हैं हर बार। नाउ द सीरियस पॉइंट इज दे शेड वायरस इन देयर पॉटी एंड सुसु। तो वायरस जो है उनकी एक्सक्रीटा में, फीसीज में और यूरिन में हवा में आता है, एरोसॉल बन जाते हैं वायरस के। तो जो कौवे और दूसरे जानवर हैं
वो एरोसोल से पकड़ लेते हैं इस वायरस को, जो कि डक्स या पोल्ट्री या किसी और से गया होगा, और इस तरह से ये वायरस फैलता चला जाता है। इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि वो तो एक्सक्रीटा के साथ में भी शेड हो रहा है एटमॉस्फेयर में, आप रोक ही नहीं सकते उसको। यह है पूरी कहानी बर्ड फ्लू की। बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स से इनको पढ़िएगा, समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई आप एक अच्छा सा राइटअप इस पे दे दें। ये रहा पूरा राइटअप, ABCD टाइप के वायरस होते हैं, इसको पढ़ लेना, आपको सब समझ में आएगा। और ये एक अल्टीमेट इन्फोग्राफिक है जो आपको इन्फ्लुएंजा A वायरस, इन्फ्लुएंजा B वायरस, इन्फ्लुएंजा C वायरस, इन्फ्लुएंजा D वायरस की कहानी बताएगा। तो जो घरेलू पक्षी हैं H1 से 13, N1 से 9, उनसे ये कैसे जाता है और इंसानों तक कैसे आता है, ये पूरा पूरा आपको इन्फ्लुएंजा ABCD की कहानी इस एक चार्ट में पता चल जाएगी। मजा आया? ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल नोट करें और उत्तर दीजिएगा। इफ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, how would you manage the emerging bird flu problem alongside the pandemic? भाई यही होगा ना डॉक्टर हर्षवर्धन के दिमाग में कि मुझे दोनों चीजों को मैनेज करना है। और यह है इन्फ्लुएंजा वायरस का ढांचा। आप देख रहे हैं किस तरह से वो पकड़ता है इसको। अब हमने कोरोना वायरस के केस में इन चीजों पर इतनी बातें कर ली हैं कि इसको समझना शायद पहले से आसानी होगा। WHO के साथ वही हो रहा है जो लोगों को डर था। चाइना ने WHO को एंट्री देने से मना कर दिया है। पहले चाइना ने ही इनको बुलाया, और जब इनकी टीम तैयार हो गई तो जो डायरेक्टर जनरल हैं घेब्रेयेसस साहब, वो बहुत नाराज हैं कि हमारी टीम को शी जिनपिंग ने आने से ही मना कर दिया, सारे एक्सपर्ट लौटा दिए हैं। क्यों जा रहे थे? दे एक्चुअली वांटेड टू स्टडी द रियल ओरिजिन ऑफ दिस पैथोजन। देखिए ये पैथोजन वहां नवंबर 2019 के बहुत पहले से आया होगा और उसमें लाखों लोग मरे भी होंगे। चाइना ने सब दबा दिया है। जो वो ऑफिशियल नंबर्स दे रहे हैं, एक्चुअल नंबर्स 10, 20, 30 गुना होंगे ही होंगे, ये गारंटी है मेरी। नाउ वी नो फॉर श्योर कि उन्होंने दबाया है। हालांकि पैंडेमिक पे कंट्रोल भी किया, ये भी उतना सच है। और फिलहाल इस टीम को आने से इन्होंने रोका है। अब ऐसा क्यों? एक न्यूज बताती है कि जनवरी 2021 में बीजिंग के आसपास वॉर टाइम मोड डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वहां बहुत तेजी से लोकल इन्फेक्शन कोरोना वायरस का फैल रहा है। मतलब इन्फेक्शन वहां है, और हो सकता है WHO को आने से इसीलिए वो मना भी कर रहे हो। तो मेरा अगला सवाल नोट कीजिएगा। कॉमेंट ऑन द मेथड बाय विच चाइना control the pandemic 2020 and made its economy grow in positive percentage। दुनिया में सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी है आज जो पॉजिटिव रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो कर रही है, बाकी सब नेगेटिव में जा चुके हैं, ये मालूम है ना, इसलिए ये खबर बड़ी है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आ गई है। व्हाट्सएप ने साफ कर दिया है कि जो भी डेटा तुम व्हाट्सएप में डालोगे, बाय डिफॉल्ट सब कुछ फेसबुक के साथ हम रातों रात शेयर कर देंगे। रातों रात है ना, इंस्टेंटली। यह है ताकत बिग टेक की, आप छोड़ भी नहीं सकते। और जो कुछ आपने व्हाट्सएप में किया है वो सब फेसबुक के पास है। क्यों? इसका मोनेटाइजेशन करेगा। अरे भाई जियो प्लेटफॉर्म में पैसा ही क्यों डाला है? व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर हैं, इन 40 करोड़ यूजर तक जियो मार्ट सीधे पहुंच जाएगा एक ही दिन में, इसीलिए तो पैसा भी डाला है। तो उसके लिए इंटीग्रेट करना भी आवश्यक है। लेकिन अमेरिका के चुनावों में जो हुआ और अभी जो हुआ, उसके पीछे जुड़े मुद्दों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मेरा आखिरी सवाल आज का, कमेंट ऑन द व्हाट्सएप न्यू प्रिवेसी पॉलिसी। हो सकता है आपको ये सब ठीक भी लगता हो, जरूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री करें, लेकिन मैं तो आपको टॉप लेवल की जो थिंकिंग बताता हूं, ये हम कल के सेशन में बात करेंगे, भारत के हेल्थ केयर स्पेंड की बात। और आपसे निवेदन है हमारे प्रीमियम सेशंस में जरूर एनरोल करें प्यारे दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 में। आई होप आपको इनसे बहुत फायदा होगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है। आज के हमारे 2 एडिटोरियल्स, पहला बोलता है कि मशीनों का युग आ चुका है, बहुत प्यारा एडिट है, पढ़िएगा इसको। और दूसरा कहता है कि स्पेस रिसर्च में बहुत पैसा है और भारत ने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल के बहुत अच्छा किया। लेट प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश इन स्पेस रिसर्च। तो ये दोनों एडिट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, इनको पढ़ लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। अब हम कल मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। हमारे प्रीमियम सेशंस में जरूर एनरोल कीजिएगा। उसके अलावा मैं इकोनॉमी पर, SNT पर और उसके अलावा IAS से जुड़े भी कई कोर्सेज आने वाले 30 दिनों में अनाउंस करूंगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।